विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें मैंने बजट के बारे में पढ़ाया, ठीक है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपादानुदान, ये सब चीजें पढ़ाई। बजट से संबंधित कुछ प्रश्न जो पेपर में बनते हैं वनडे एग्जाम से लेकर बड़े पेपरों तक, उसके बारे में बता देता हूं। भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के काल में, किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को जाता है। किसको जाता है? बजट प्रस्तुत करने का। ना भारत में सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत हुआ वो 18 फरवरी 1860 को हुआ। कब हुआ? 18 फरवरी 1860 को हुआ। लॉर्ड कैनिंग का समय था। लॉर्ड कैनिंग के समय जो वित्तीय सदस्य थे जेम्स विल्सन, ठीक है, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? आंसर जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें 1944, 1944, यह डेट याद करनी है आपने। 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। बम्बई प्लान या बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने की थी। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा। बॉम्बे प्लान 1944 किसका प्लान था? कौन कौन शामिल थे? 3 बड़े उद्योगपति देश के। कौन? टाटा, बिरला, नाम सुने हो? हाँ, पारसी कम्युनिटी से हैं, रिचेस्ट कम्युनिटी है देश की। तो उसमें कौन कौन थे? एक जॉन मथाई थे, एक जीडी बिरला थे, जीडी बिरला, और एक जेआरडी टाटा थे। कौन थे? आप त्रिवेणी घाट जाते होंगे, एक स्टैचू थी वहां पर, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। कौन थे वो? वही थे बिरला जी। समझ में आया? बिरला जी की मूर्ति थी। कभी देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा। त्रिवेणी घाट में जाएंगे आप, एक खंबा, एक स्तंभ भी दिखेगा, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी लिखा होगा, हस्ताक्षर है गांधी जी के। इसका मतलब कभी गांधी जी भी आए होंगे, है ना? ठीक। तो जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा, 1944 बॉम्बे प्लान। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को जो वित्त मंत्री थे पहले, कौन? आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी, याद आया? षणमुखम से 6 मुंह वाले, कौन? कुमार कार्तिकेय। तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत का ये क्वेश्चन आपका समूह गौ से लेकर ऊपर तक आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7.5 माह की अवधि के लिए था। 7.5 माह की अवधि के लिए था। यह अंतरिम बजट था। ये क्या था? इंटरिम बजट था, काम चलाओ बजट था, ठीक है, सिर्फ 7.5 महीने के लिए। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। गणतंत्र दिवस कब मनाया हमने? पहला 26 जनवरी 1950। तो अब उसके बाद हमने बोल दिया गणतंत्र भारत है। अब भारत कैसा था? तो स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत के 2 क्वेश्चन बने अलग अलग समय में। पहली बार पूछा स्वतंत्र भारत का पहला, तो आंसर आर के षणमुखम चेट्टी। दूसरी बार पूछा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो अधिकतर बच्चों ने सोचा, क्योंकि पता ही नहीं है कि गणतंत्र और स्वतंत्र में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता का क्या है? पर्व है। गणतंत्र दिवस जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन के अवसर पर हमने क्या मनाया? गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र का मतलब होता है कि अब राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा। क्या होगा? और हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है, ठीक है। तो गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई ने किया। किसने किया भाई? ये जॉन मथाई वही हैं जो बॉम्बे प्लान में भी थे 1944 के। जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा, ठीक है। गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद सीडी देशमुख ने वित्त मंत्री रहते हुए 1955-56 का बजट पेश करने के पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी छपें। गैर हिंदी भाषी में थे, हिंदी नहीं बोलने वाले थे। वो कौन? सीडी देशमुख वित्त मंत्री थे 1955-56 में। बजट पेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी छपें।
हिंदी में भी छपे। इससे पूर्व ये सिर्फ अंग्रेजी में ही छपते थे। किसमें छपते थे भाई? आम आदमी की समझ में कैसे आएगा? ठीक है। देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और मनमोहन सिंह, ये वित्त मंत्री भी थे। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे 1991, एलपीजी, है ना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी मेरे ख्याल से, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? यही थे, मनमोहन सिंह। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं भाई, इन्हीं की देन है देश जो संभला है उस समय, है ना। और रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको। क्या देनी चाहिए? कई बार लोग बीमारी का भी मजाक उड़ाते हैं। अब शुगर है, किसी व्यक्ति को नहीं हाथ उठ रहा है, उस तरह की एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव नहीं है, पढ़ने वाला वैसे भी जो बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति होता है उसकी शारीरिक क्षमताएं क्या होती हैं? कम होती हैं। उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ऐसे हैं जी वैसे हैं। अरे भाई, मस्तिष्क का क्या करो, सम्मान करो कि उन्होंने इतना पढ़ा इकोनॉमिक्स को कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट बने हो, है ना। देश विदेश के लोग बुलाते हैं, उनसे राय लेते हैं। चलो, एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर बोल के क्या कर देते हैं। तो कहां पहुंचे भाई हम? और ये कौन लोग होते हैं जिनसे खुद अखबार नहीं पढ़ा जाता? बेइज्जती करते हैं वो लोग। उन्हें क्या पता कि पढ़ाई क्या चीज होती है? क्या चीज होती है? आप लोग समझते होंगे इस दर्द को, पढ़ाई क्या होती है, क्या होती है। हाँ जी, बहुत कुछ देती है लेकिन बहुत कुछ छीन भी लेती है ना। चलो, कहां पहुंचे? 4 प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। ये नाम याद रखना है। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का बजट पेश किया और उस बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले साल बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। अब देखो ना, जेल नेहरू ने 28 फरवरी का दिन निश्चित किया था, चलता रहा 2017 तक चलता रहा, कोई हिला नहीं पाया इस डेट को। मोदी जी ने कहा नहीं, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा है इस देश के लिए, देश प्रगति कर रहा है देश के लिए। अब मार्च फाइनल होता है हमारा, 28 फरवरी को हम क्या करते हैं? बजट प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारी क्या अनियमितताएं आ जाती हैं, इसलिए फरवरी के प्रथम माह में क्या किया जाए, उसको फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही क्या करना है? बजट प्रस्तुत करना है। इतने दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कुल 10 भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। और उन्होंने 10 बजट पेश किए थे। कितने? देश के 10 बजट पेश करना बहुत बड़ी चीज होती है। अग्नि परीक्षा होती है वित्त मंत्री की, पढ़ना पड़ता है बजट पूरा। क्या होता है? चक्कर भी आ सकते हैं पढ़ के, इतना पढ़ना पड़ता है। संसद में पढ़ना, एक भी चीज अगर गलत निकल गई तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है। लीक भी नहीं होना चाहिए बजट पहले। बजट प्रस्तुत करने से पहले बजट लीक हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। क्या हो गई? गड़बड़ हो जाती है। तो लीक हुआ नहीं आज तक। भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, उन्होंने कुल कितने? 10 बजट पेश किए। कितने? हेमवती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी वित्त मंत्री रहने के बावजूद भी बजट पेश नहीं कर पाए। हेमवती नंदन बहुगुणा कहाँ के? बुघानी, श्रीनगर से, वो पौड़ी में पड़ता है एक गांव, है ना। जब ये चलते थे तो बताया जाता है कि जो माताएं थी वो क्या करती थी? बहुगुणा जी के चरणों की धूल को अपने बच्चों के माथे पे लगाती थी। क्यों लगाती थी बताओ तो? इनके जैसे नहीं भाई। शिक्षा पर विश्वविद्यालय देने वाले कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किसकी देन है? बहुगुणा जी की देन है। पर्वतीय विकास मंत्रालय किसकी देन है? बहुगुणा जी की देन है। ऐसा होना चाहिए ना पॉलिटिशियन, जिन्हें सदियों तक याद किया जाए। उन्होंने किया इस उत्तराखंड के लिए उस जमाने में, जबकि योजनाएं थोड़ा सा चढ़ती थी, पहाड़ पर हाँफने लगती थी और कुछ दूर जाकर दम तोड़ देती थी। उस जमाने में उन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया, है ना। ऐसे ही पंत जी ने किया, गोविंद वल्लभ पंत जी ने, केसी पंत ने, है ना, इन सब लोगों ने किया है। तिवाड़ी जी ने भी किया है, नानदत्त तिवाड़ी जी ने, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या क्या करते हैं आपके। तो हेमवती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी वित्त मंत्री रहने के बावजूद भी बजट पेश नहीं कर पाए। ठीक है। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की गई। और आर्थिक उदारीकरण, लाइसेंसिंग राज खत्म हो गया। आर्थिक उदारीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहा था हमारा, कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए बच गया था। बेरोजगारी की सीमा पार कर गई थी। आपकी क्या नाम है, महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। इंडस्ट्री सिक हो रही थी, बहुत ही बुरा हाल था देश का। मतलब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इकोनॉमी क्या हो जाए, लेकिन उठाया
किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। भारतीय संविधान में धन विधेयक से संबंधित उपबंध ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 तथा पार्लियामेंट्री एक्ट 1949 पर आधारित हैं। धन विधेयक, मनी बिल, जिसकी डेफिनेशन कहां दी गई है? 110 में दी गई है। 109 में कहा गया है कि मनी बिल केवल, धन विधेयक केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। लोकसभा जब उसको पास करेगी तब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, अगर नहीं वापस भेजती है तो पारित माना जाएगा फिर भी। तो ये जो प्रावधान है ये कहां से लिए हैं हमने? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 और पार्लियामेंट्री एक्ट 1949 पर आधारित है धन विधेयक। क्लियर हो गया? ठीक है। भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग सर विलियम्स अकवर्थ कमेटी 1921 की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर पहली बार 1924 में पेश किया गया था। अकवर्थ कमेटी जो थी वो 1921 में शायद बन चुकी थी। 1924 में अपनी रिकमेंडेशन दी। 1924 में उसने, या जब भी रिकमेंडेशन जब भी दी होगी, 1924 में आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। 1924 से लेकर और 2017 तक आम बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। आम बजट वित्त मंत्री, रेल बजट रेल मंत्री। लेकिन क्या हो गया, मोदी सरकार ने क्या कर दिया, दोनों को फिर दोबारा एक कर दिया। उन्होंने कहा वो अंग्रेजों का जमाना था, इतनी जरूरत नहीं है अलग अलग क्या करने की, पेश करने की। क्लियर हो गया? वर्ष 2017 में श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर दिया गया। 1 फरवरी 2020 को भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। 1 फरवरी 2020 से पहले फरवरी के अंतिम, मैंने बताया था आपको कब, 28 फरवरी को आता था पहले बजट, अब आता है 1 फरवरी को। ठीक है, चलो जी। दूसरा मैं बता रहा हूं कि संसद की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध हैं, लिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? संसद की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध हैं। नंबर 1, यद्यपि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, फिर भी वह ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। क्या नहीं है? ये मेंस का क्वेश्चन होता है कि ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। कौन? मैंने कहा भी था आपको, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। कौन है? अमेरिका में फेडरल कोर्ट सर्वोच्च है, वहां का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वहां का फेडरल कोर्ट बोलते हैं, वो सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। कौन है? तो यद्यपि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, फिर भी वह ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। उसकी शक्तियों में कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। वो सीमाएं क्या है? नंबर 1, साधारणतया संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। किस पर? अब ये राज्य सूची होती क्या है? तो भाई संविधान में 12 अनुसूचियां होती हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992, और फिर साथ में 93 भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। 4 अनुसूचियां जोड़ दी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। नंबर 1 यूनियन लिस्ट है, नंबर 2 स्टेट लिस्ट है, नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है। अब राज्य सूची के विषयों पर साधारणतया, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, सामान्यतया या साधारणतया संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। कहां लिखा हुआ? 246 में लिखा हुआ। लेकिन 249 में लिखा हुआ कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित, क्या राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? संसद को मिलना चाहिए। तो वो ऐसा अधिकार संसद को दिला सकती है, और संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 साल के लिए क्या होता है? मान्य होता है। 1 साल बाद फिर राज्य सूची उसको राष्ट्रहित का सब्जेक्ट बताकर, राज्य सूची के उस विषय को राष्ट्रहित में बताकर फिर दोबारा उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, और अनंत समय तक क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनवा सकती है, राज्य सूची के किसी विषय पर। ये अपवाद है वो।
लेकिन 246 में कहा कि सामान्यतया संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, ये प्रतिबंध है, लिमिटेशंस। क्लियर हो गया। नंबर 2, संसद द्वारा पारित समस्त विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। 111 में कहा गया है संसद जो भी बिल पास करेगी उस पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तभी वो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 111 में कहा गया है, क्या कहा गया है 111 में, राष्ट्रपति पारित विधेयकों को एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कहा गया कि आप एक बार क्या कर सकते हो, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरी चीज, संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति के अलावा कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। 368 जो है भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब तो शक्ति भी है उसमें, बट संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है, संविधान के भाग 20 में है। कहाँ पर है, आर्टिकल 368 में। कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका की पूर्व गोरी सरकार से लिया, यही था। तो आर्टिकल 368 के 2 में कहा गया है कि संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए, संघीय स्वरूप संविधान का कैसा है, संघीय स्वरूप से संबंधित कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति के अलावा कम से कम आधे से अधिक राज्यों का या कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति, आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी होती है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था जो बड़ी पार्टीज होती हैं वो क्या चाहती हैं, पहले तो वो चाहती हैं कि पूरे देश में हमारा, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, पर वो चाहती कम से कम आधे राज्यों में क्या हो, हमारा क्या हो, सरकार हो। अच्छा, अब इसमें एक गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ ये है कि माना बड़े बड़े राज्यों में और सरकारें और छोटे छोटे राज्यों में, आधे राज्यों में क्या हो, क्या हो, एक सरकार के आधे राज्य हो, कि सिक्किम में वही सरकार हो, ठीक है, उत्तराखंड में वही सरकार हो, हिमाचल में वही सरकार हो, गोवा में वही सरकार हो, ठीक है, नागालैंड में, मणिपुर में, ये छोटे राज्य है ना, पहाड़ी राज्य है, पता चला आधे राज्य हो गए। अब इनकी जनसंख्या इतनी थोड़े है यार, हम कितने होंगे, 1 करोड़ समथिंग, इतनी तो होंगे। अब पता चला आधे राज्य क्या हो गए कि आधे राज्यों की पूरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं हुई। किसके? तो क्या ये मान्य होना चाहिए कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन, इसमें तो ये भी लिखना चाहिए कि आधे बड़े राज्यों का समर्थन, तब जाके माना जाएगा ना डेमोक्रेसी। आधे राज्य तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे राज्यों को आधे कर दिए हमने, क्या कर दिया, है ना, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पर, आधे बड़े राज्यों का, मतलब संशोधन होना चाहिए ये कि आधे बड़े राज्यों का। बड़े राज्य मतलब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, जनसंख्या बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये बड़े राज्य हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, संसद द्वारा पारित उन कानूनों को जो संविधान के विरुद्ध हैं, संसद द्वारा पारित उन कानूनों को जो संविधान के विरुद्ध हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार से, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहां से लिया, यूएसए के संविधान से लिया हमने। कहां से लिया? तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। ये लिमिटेशन। देखो ब्रिटेन में तो जो संसद ने बोल दिया, अगर बोल दिया ब्रिटेन की संसद ने 2 दूनी आज के बाद 5, तो 5 ही होगा। पर अगर हमारी संसद ने बोला 2 दूनी 4, 2 दूनी 5, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 4 होता भाई, 5 नहीं होता। संसद पूछेगी क्यों नहीं होता, कोर्ट बोलेगा संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो रहा है इससे। संविधान में लिखा हुआ कि 2 दूनी 4 होता है, तो 4 ही होता है, फिर 5 नहीं हो सकता। ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्ययों के संबंध में संसद को वाद विवाद करने का अधिकार तो है, परंतु उस पर मतदान कराने का अधिकार नहीं है। संचित निधि पर भारतीय व्ययों, संचित निधि पर भारतीय व्यय कौन है? राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, पेंशन, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजों का पेंशन, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जितना भी ऋण लिया भारत सरकार ने वो उस पर ब्याज, यही तो है। न्यायालय के अधिकरण, डिक्री, पंचाट और अन्य जो संसद उस पर भारित कर दे, वही तो है।
112 का 3, है ना। तो इसमें क्या रखा भाई, उस पर क्या नहीं, वाद विवाद तो कर सकती है पर उस पर मत नहीं दे सकती। छठा, नागरिकों के मौलिक अधिकार भी संसद की शक्तियों को सीमित करते हैं। आर्टिकल 13 में सीधे सीधे बोल रखा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा क्या जो मौलिक अधिकारों को क्या करती हो, कम करती हो, छीनती हो, न्यून करती हो। अगर बनाएगा तो वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे पूछता है प्रश्न काल क्या होता है, जैसे पूछता है तारांकित प्रश्न क्या होता है, जैसे पूछता है अतारांकित प्रश्न क्या होता है। कुछ नहीं होता, खाली 2 लाइनों में लिखना होता, 2 नंबर मिलते हैं। तारांकित प्रश्न मतलब जिसमें तारा लगा दिया, मौखिक आंसर देना होता है, उसको बोलते हैं तारांकित। और जिसमें तारा नहीं लगा रखा उसमें उसको बोलते हैं अतारांकित। क्या बोलते हैं? अतारांकित, है ना। ऐसे प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है, अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है ना। शून्य काल पे तो इतनी बार देखा मैंने, पिछले 20-25 सालों के जो पेपर देखे हैं मेंस में, शून्य काल शून्य काल। लोग सोचते हैं शून्य काल मतलब 0 आवर, जबकि है कुछ नहीं। 12 बजे शुरू होता था इसलिए उसको 12 बजे 00 बोला जाता है ना। लोग सोचते हैं लंच टाइम है, लंच टाइम नहीं होता, वो 12 बजे शुरू होता था इसलिए उसको शून्य काल बोलते थे। और ये नाम जो दिया वो अखबारों ने दिया। किसने दिया? अल्पकालीन चर्चा क्या होती है, व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है, संसदीय प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, इन सब चीजों में मैंने क्या करना है आपको बताना है। अर्थगत कटौती प्रस्ताव बड़ी इंपॉर्टेंट, कटौती प्रस्ताव पर बड़ा क्वेश्चन बनता है इस पर। तो मैं अब आपको अगले लेक्चर में ये सब बताऊंगा, ये इसको जरूर सुनना है क्योंकि मेंस में आपके ये लेक्चर क्या आना, काम आना है। अभी भले ही समझ विकसित ना हुई हो लेकिन आने वाले समय में आपके काम क्या आएगा, ये वाला लेक्चर आएगा। क्लियर? ठीक है, इतने का।